नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में कर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आमतौर से 1857 के विद्रोह से जोड़ करके समझा जाता है, लेकिन बिल्कुल यह अलग सा एक विद्रोह है। आप सारे लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि 1757 में प्लासी की विजय के बाद भारत में शासक वर्ग की श्रेणी में अंग्रेज आ जाते हैं और 1757 से लेकर के 1857 तक अर्थात अगले 100 वर्षों के दौरान ब्रिटिश शासन की तमाम सारी नीतियों के विरोध स्वरूप न सिर्फ ब्रिटिश शासन की पिछले 100 वर्षों के दौरान तमाम सारे क्षेत्रों में जो कुछ नीतियां लागू की जा रही हैं, न सिर्फ उसके बल्कि भारत के जो देसी जमींदार थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में जमींदार हैं, साहूकार हैं, जो राजस्व वसूली करने वाले मध्यस्थ हैं, उन लोगों के शोषण के तहत ही 1757 के बाद से लेकर के 1857 तक, विशेष रूप से 1857 तक, हालांकि उसके बाद भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, फिलहाल हम लोग एक 100 वर्ष के फेज की बात करते हैं। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में किसान हो, धार्मिक नेता हो, आदिवासी क्षेत्र के लोग हो, अपने अपने क्षेत्रों के अपने अपने हितों के आधार पे अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह करते हैं। आमतौर पे 1857 के विद्रोह को लेकर के जो बात होती है वो यह कि एक संगठित प्रकार का विद्रोह था, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग भागीदारी कर रहे हैं अपनी, और एक बड़े क्षेत्र में उत्तर भारत में ही व्याप्त रहा, लेकिन एक बड़े क्षेत्र में 1857 का विद्रोह व्याप्त रहा। लेकिन जब हम जन विद्रोह की बात करते हैं तो जन विद्रोह में तमाम सारे जन विद्रोह हैं, और ये जन विद्रोह अलग अलग वर्गों के अपने निजी हित की वजह से, अपने निजी हित साधने के आधार पर विद्रोह किए जा रहे हैं। अगर इन विद्रोह जो भी हो रहे हैं, इन क्षेत्रों में अंग्रेज अगर घुसपैठ नहीं करते, अंग्रेजी नियम कानून नहीं शुरू होते, अंग्रेजों के द्वारा इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्पीड़न नहीं किए जाते, या उन क्षेत्रों के जो जमींदार हैं या दूरवासी जमींदार हैं या फिर जो भी अन्य मध्यस्थ वर्ग हैं उनके द्वारा उत्पीड़न नहीं होता, तो शायद यह विद्रोह नहीं होता। अर्थात ये तमाम सारे जो जन विद्रोह हो रहे हैं, सारे के सारे जन विद्रोह के अपने अपने अलग अलग कारण हैं। कहीं संगठित रूप से देखने को नहीं मिलता है कि किसी एक क्षेत्र में अगर कोई जन विद्रोह हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र के लोग भी आकर के सपोर्ट करें, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा सा अंग्रेजों की ओर से रियायत दी गई, सहूलियत दी गई, अपने आप से जन विद्रोह वो शांत होता चला गया। तमाम सारे जन विद्रोह देखने को मिलते हैं। आज प्रश्नोत्तर अभ्यास के माध्यम से आमतौर पे आप बहुत सारे विद्रोह नाम जानते हैं आप, लेकिन आज जो हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे ना, उसमें लगभग सारे ही ऐसे प्रश्न होंगे जिनके विषय में मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। जहां जहां जरूरत होगी, मैं जो कुछ बातें बताऊंगा, तथ्यात्मक जो भी बातें मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से उनको आप नोट करिएगा। और बहुत ही एडवांस किस्म के प्रश्न हैं, बड़ी परीक्षाओं के उद्देश्य से ध्यान में रख करके ये प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं। शुरुआत करेंगे प्रश्नोत्तर अभ्यास की बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे था? आमतौर पे जो पढ़ाई होती है, आमतौर पे जो लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे बैच में हो चाहे फिर यूट्यूब पे, तो दक्कन दंगा या दक्कन विद्रोह
इसी को कहा जाता है दक्कन क्षेत्र का विद्रोह। बस यहीं तक सीमित रहते हैं, कब हो रहा है और इससे संबंधित क्या क्या सारी बातें देखने को मिलती हैं। पहले तो ये आपको मैं बता दूं, ये जो दक्कन विद्रोह हो रहा है ये 1876 के लगभग की जो बात है, दक्कन विद्रोह हुआ तो 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया। राहत अधिनियम, यहां तक लोगों को बात यह पता होती है 1876 में दक्कन विद्रोह से विद्रोहियों को निकालने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया जा रहा है। यहां तक लोगों को बात पता होती है, लेकिन जो नहीं पता है वो अब बता रहे हैं आपको। यह जो अधिनियम है यह पारित कब हुआ था, तो याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और कभी भी किसी बड़ी परीक्षा में यह प्रश्न आ जाएगा और लोग गलत करेंगे, 1876 लगा करके चले आएंगे, गलती हो जाएगी उनसे। यह जो पारित हो रहा है मेरे भाई, वह 1879 में पारित हो रहा है। अधिकांश लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। 1879 में पारित हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं लिख लेना। 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया जा रहा है, लेकिन प्रश्न अगर यह पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ था, तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम लाया गया था 1876 में, लेकिन यह पारित हो रहा है 1879 में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। किस वर्ष पारित हुआ था? 1879 में। याद कर लेना, कभी भी आने वाली परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दक्कन दंगे को लेकर के बहुत बार, दसों बार से ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह जो दक्कन दंगा आयोग की बात हो रही है, किससे संबंधित है? ए विकल्प है, किसानों की ऋणग्रस्तता से संबंधित है। निश्चित रूप से यह तथ्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे है? किसानों की ऋणग्रस्तता से है। और यह आयोग का गठन कब हो रहा है भाई? वही 1876 की बात है। 1876 में दक्कन दंगा आयोग का गठन हो रहा है। अब ये जो दक्कन दंगा आयोग है, यह दक्कन दंगा कहां पर देखने को मिल रहा है भाई? तो यह महाराष्ट्र के, और वो भी सारे के सारे महाराष्ट्र क्षेत्र में नहीं, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में देखने को मिल रहा है। जैसे आपने सतारा का नाम सुना है, आपने शोलापुर का नाम सुना है, आपने अहमदनगर का नाम सुना है, आदि जिलों में यह दक्कन दंगा देखने को मिलता है। यह दक्कन दंगा का मुख्य कारण क्या है? अगर कारण की बात किया जाए तो याद रख लीजिएगा, ये जो महाजन साहूकार थे ना, महाजन एंड जो साहूकार हैं, साहूकारों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। किसका? किसानों का। इस क्षेत्र के किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसानों को कुछ पैसा दिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, और जमीन अपने नाम करा ली जा रही है। किसान ऋणग्रस्त हो रहे हैं महाजनों के पैसे से, और ऋण चुका नहीं पा रहे हैं, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जमींदारों, महाजनों, साहूकारों के द्वारा। इस वजह से विरोध स्वरूप किसान विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। अर्थात किसानों की ऋणग्रस्तता सबसे महत्वपूर्ण कारण रही दक्कन दंगा आयोग के गठन के संदर्भ में। क्लियर है बात? ठीक है, चले, उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से अब क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की गलती अब आगे नहीं करेंगे। जो भी बातें मैं यहां पे नोट कर रहा हूं ना, वो निश्चित रूप से नोट कर लेना है। महाराष्ट्र के कुछ जिले में देखने को मिल रहा है। अगर कहीं एक लाइन ये लिख करके आ गया कि सभी जिलों में, पूरे महाराष्ट्र में या पूरे दक्षिण भारत में, वह गलत होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ध्यान कर लेते हैं निश्चित रूप से बहुत ही फायदे में रहेंगे। आगे बात करेंगे। अब ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आगे भाई, आपकी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न तमाम सारे देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है बकास्त भूमि आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, अवध किसान सभा आंदोलन, और ये इसके नेता लिखे हुए मिलान करना है। बकास्त भूमि आंदोलन,
का संबंध कहां से है? तो बर्खास्त भूमि आंदोलन का जो संबंध है वो है भाई बिहार से। कहां से संबंधित है? बिहार से। ये जो एक आंदोलन का हो रहा है, यूपी में हो रहा है। ये जो बर्खास्त भूमि आंदोलन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कौन कौन लोग इससे संबंधित हैं? आपने राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है क्या भाई? बताएंगे हाँ। आपने हिंदी साहित्य वाले राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना है क्या? आपने स्वामी सहजानंद का नाम सुना है क्या? जो भी मैं बता रहा हूं उसको नोट करिएगा, बहुत दुर्लभ बातें हैं। आपने पंचानन शर्मा साहब का नाम सुना है क्या? पंचानन शर्मा। आपने कार्यानंद शर्मा का नाम सुना है क्या? ये सारे के सारे नाम बर्खास्त भूमि आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के हैं। कौन? सहजानंद सरस्वती, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और ये कार्यानंद शर्मा। ये चौथे वाले कार्यानंद शर्मा, ये किससे जुड़े हुए हैं? बर्खास्त भूमि आंदोलन से, बिहार से संबंधित है। एका आंदोलन, एका आंदोलन का संबंध किससे है? मदारी पासी से संबंधित है। किससे? मदारी पासी से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा कहीं पे, नोट कर लीजिएगा कहीं पे। मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? कुंजा अहमद हाजी से है। मोपला विद्रोह जो हो रहा है, आपको निश्चित रूप से याद होगा, आपने अली मुसलियार का नाम जरूर सुना होगा। अली मुसलियार, अली मुसलियार का नाम जरूर सुना होगा, मोपला विद्रोह से संबंधित। लेकिन यहां पे अली मुसलियार ऑप्शन में नहीं था, बल्कि उनके एक सहयोगी का नाम था कुंजा अहमद हाजी। बहुत ही प्रमुख नेता थे, आज याद कर लेना है, कुंजा अहमद हाजी और अली मुसलियार मोपला विद्रोह से संबंधित नेता थे। अवध किसान सभा आंदोलन किससे संबंधित है? बाबा रामचंद्र से संबंधित है। बाबा रामचंद्र से संबंधित है। अब आपका उत्तर क्या होगा बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल केरल, बिल्कुल सही है। हो जाएगा 4 3 2 1। क्या होगा? 4 3 2 1। ए विकल्प सही होगा। और जो मैंने ये और ये नाम बताया ना, निश्चित रूप से कहीं नोट कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज है। ठीक है, बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ जाए। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, फिर मिलान करने के लिए है। ध्यान से, एक तरफ ये आंदोलन है और एक तरफ जनाधार, अर्थात कौन से लोग इससे संबंधित हैं, इस आंदोलन से संबंधित कौन से लोग शामिल हैं, संबंधित हैं। उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से जानकारी नहीं होगी। पहले आप अपनी ओर से देख करके आंसर करें। मान ली आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आ गया, फिर आपका आंसर क्या होगा? देखें, लिखा हुआ है बारदोली सत्याग्रह, तेभागा, सत्यशोधक समाज और उलगुलान। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है भाई? कुनबी पाटीदार और काली पराज। यही है ना, काली पराज निम्न वर्ण के लोग थे। बारदोली सत्याग्रह का निश्चित रूप से आपको याद होगा समय 1928 था ना भाई, 1928 था ना। सरदार की उपाधि मिली हुई थी वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी महिलाओं के द्वारा। क्यों भाई? ठीक है। बारदोली सत्याग्रह में कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे? तो भाई ये जो कुनबी पाटीदार लोग थे ना, कुनबी पाटीदार, कुनबी पाटीदार ये जमींदार लोग थे। ठीक है, ये और काली पराज, महात्मा गांधी ने काली पराज शब्द का प्रयोग भी किया है, वहां पे पढ़ा होगा आपने। तेभागा, तेभागा कहां पर देखने, बारदोली का हो गया गुजरात, तेभागा कहां पर देखने को मिलता है? तो यह बंगाल, बंगाल। कब की बात है? 1946-47 की बात है। कब की बात है? 1946-47 की बात है। एक प्रश्न निकल करके आ गया, क्या कि भारत की आजादी के समय
भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन चल रहा था? तो आपको याद होना चाहिए तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन, तेभागा शब्द कहां से आया? तेभागा आंदोलन में आपको ध्यान में शायद नहीं हो, तेभागा, ये जो तेभागा है ना 1946-47, दूसरी महत्वपूर्ण बात, तेभागा आंदोलन क्यों हो रहा है? किसके किसके बीच रसाकसी है? अंग्रेजों के साथ रसाकसी नहीं है। किसके साथ है? एक तरफ किसान है और एक तरफ जमींदार हैं इस क्षेत्र के। 1946 के पहले क्या चल रहा था, क्या हो रहा था? तो जमींदारों को आंदोलन के पहले क्या था? आंदोलन के पहले की स्थिति यह थी, जमींदारों के पास 1/2 भाग अनाज का जाता था। 1/2 भाग अनाज का जाता था। और ये जो किसान थे ना, इन्हीं जमींदारों के यह बटाईदार थे। क्या थे? बटाईदार थे। किसान ये बटाईदार थे। आंदोलन के पहले 1/2 भाग जमींदार को जा रहा है, लेकिन किसान 1946 में आकर के अब कहने लगे कि हम जो है 1/3 भाग ही देंगे, 1/3 भाग ही देंगे, और रेस्ट कितना बच रहा है? 2/3 भाग अपने पास रखेंगे। ये जो 1/3 भाग ही देंगे, यही क्या है? 3 भाग, अर्थात तेभागा। याद रहेगा, यही 3 भाग लिखा हुआ है, तेभागा। क्लियर है? तेभागा। ठीक है। यहां पे प्रश्न में था, क्या था? ये तेभागा, ये वर्गदार ये कौन होते हैं? जो किसान होते हैं बटाईदार, उनको बंगाल क्षेत्र में क्या कहा जाता है? वर्गदार कहा जाता है। याद रहेगा, बंगाल क्षेत्र में क्या कहा जाता है? वर्गदार कहा जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस आंदोलन के नेता कौन थे? याद करेंगे, कंपा राम सिंह। याद रहेगा, कंपा राम सिंह एंड भुवन सिंह, ये 2 नाम याद कर लेना है। अब आगे ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। आज की जो क्लास करेगा, निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न उसका सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कंपा राम सिंह और भुवन सिंह किस आंदोलन के नेता थे? आपने तेभागा का नाम जरूर सुना होगा, कई बार सुना होगा। कौन से इसके प्रमुख नेता थे? तो तेभागा आंदोलन के संदर्भ में बात हो गई 1946-47। ये एक चीज, वर्गदार अर्थात किसानों के द्वारा। सत्यशोधक समाज की बात करते हैं। ये सत्यशोधक समाज का संबंध किससे? कुणबी कृषकों से है। कुणबी कृषक, कुणबी है क्या? एक यह जाति थी। न सिर्फ कुणबी, बल्कि जो माली जाति होती है ना, फूल वाली, तो भाई आदि जातियां सत्यशोधक समाज से जुड़ी हुई थी। कुणबी जाति, माली जाति का संबंध किससे था? सत्यशोधक समाज से था। ज्योतिबा फूले 1973, क्यों भाई, सॉरी 1873, कौन सा भाई? ज्योतिबा फूले व्यक्ति के द्वारा। ज्योतिबा फूले के विषय में निश्चित रूप से बहुत सारी बातें आप जानते होंगे। सत्यशोधक आंदोलन कह लें, समाज कह लें, गुलामगिरी, इशारा, ये तमाम सारी इनकी रचनाएं भी रही। इशारा में कांग्रेस की नीतियों का इन्होंने खंडन भी किया है, आलोचना भी किया हुआ है इशारा में कांग्रेस की नीतियों का। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए लगभग 700 परिवार थे। याद करना है, सत्यशोधक समाज आंदोलन से जुड़े हुए लगभग 700 परिवार थे, जिनमें अधिकांश लोग माली जाति से संबंधित थे, अधिकांश लोग कुणबी कृषक जाति से संबंधित थे। उलगुलान की बात अब करते हैं। उलगुलान क्या है भाई? महान हलचल। क्यों? महान हलचल किसके संदर्भ में बात की जाती है? बिरसा मुंडा। किससे? बिरसा मुंडा।
कब की बात है? 1899 1900 की बात है। 1899 1900 की बात है। बिरसा मुंडा उलगुलान, मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल। क्या हो जाएगा विकल्प सही इसमें? क्यों भाई, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2-1। बी विकल्प होगा 2-1-4-3। 2-1-4-3। क्लियर है? उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आसान हो रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए रिजल्ट आएगा क्यों नहीं। तमाम सारे लोग कहते हैं मेरे साथ पढ़िए परीक्षा पास हो जाएंगे, मेरे साथ जुड़िए परीक्षा पास करा देंगे। कहना और करना दोनों में अंतर होता है। आप देखिए कैसे परीक्षा पास किया जाता है। आपको बेसिकली पढ़ने का तरीका सिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी परीक्षा हो, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, चाहे टीएसटी पीएचडी की, चाहे जो भी परीक्षा हो, परीक्षा के मापदंड को समझने की जरूरत होती है। सिलेबस, आमतौर पे लोग सिलेबस के चक्कर में पड़ जाते हैं। सिलेबस में ये दिया है, सिलेबस में वो नहीं दिया है। सिलेबस सिर्फ देखने की चीज होती है, दिखावे की चीज होती है, क्योंकि सिलेबस में 5 लाइन 6 लाइन। अब सिलेबस में अगर यह लिख दिया किसी परीक्षा के संदर्भ में कि भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, सीधे सीधे अगर सिलेबस में यह लिख दिया, लिखने के लिए तो बस यही लिखा, लेकिन अब है क्या इसमें भाई? तो बहुत सिलेबस के अब जैसे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सिलेबस पे फोकस होना चाहिए, लेकिन टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सिलेबस पे आधारित आपकी तैयारी होगी ना, कभी सफल नहीं होंगे, कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेबस पे डिपेंड होकर करके तैयारी करेंगे, कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी मेरे भाई। तो सिलेबस से बियॉन्ड जाकर के इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बियॉन्ड द सिलेबस, यू हैव टू गो बियॉन्ड द सिलेबस। एंड लास्ट ईयर पेपर को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। लास्ट ईयर पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही चीज होता है, उसी से आयोग का सिलेबस समझा जाना चाहिए। प्रश्न पे आते हैं, 1855-56 के संथाल हुल के बारे में। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 1855-56। आपको पता है 1857 एक बैरियर है। 1857 एक मध्य देखने को मिलता है। कहां से? 1757 और 1947 के बीच एक मध्य देखने को मिलता है। मध्य पड़ाव है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। और 1857 के ठीक पहले 1855-56, तो एक प्रश्न निकल करके आ गया कि 1857 विद्रोह के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन अगर आ जाए आपके पास, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, ऑप्शन आ जाए आपके पास कौन सा? मुंडा विद्रोह, फराजी विद्रोह। अब अगर आपको वर्ष नहीं याद है, कैसे उत्तर सही करेंगे मेरे भाई? कैसे उत्तर सही होगा? विद्रोह के साथ वर्ष निश्चित रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, 1857 यहां पे है। 1857 के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हो रहा है? संथाल विद्रोह। कब हो रहा है? 1855-56 की बात है, संथाल विद्रोह। जबकि 1857 के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह हुआ। कब की बात है? 1859 नील विद्रोह देखने को मिलता है। क्यों भाई? फराजी विद्रोह कब? 1780 का जो दशक था, फराजी विद्रोह देखने को मिलता है। बहुत पुरानी बात हो गई। और मुंडा विद्रोह आप देख रहे हैं कब भाई? 1899
1900 के आसपास बिरसा मुंडा देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपको वर्ष भी याद रखने की जरूरत है। तो फिलहाल यहां पे बात निकल करके आई 1857 के विद्रोह के पहले ठीक कौन सा एक आदिवासी विद्रोह हुआ था? संताल विद्रोह। इसके ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह, किसानों का विद्रोह। प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है 1855-56 के संथाल हूल के बारे में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। जनजातीय क्षेत्रों की भूमि संथाल हूल परगना क्षेत्र की जमीन पट्टे पर दूसरे लोगों को दे दी गई थी। अर्थात आदिवासी क्षेत्रों की भूमि किन्हीं दूसरे जमींदारों को पट्टे पर दे दी जा रही है और निश्चित रूप से यह एक प्रमुख कारण रहा। दूसरी बात, संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया था। भाई नरमी से नहीं, बहुत गर्मी से व्यवहार किया हुआ था। सिद्धू कान्हू नामक भाइयों के नाम निश्चित रूप से आपको याद होगा। संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया। संथाल विद्रोह समाप्त होता है। संथाल विद्रोह समाप्त होता है और 1856 में ही संथाल क्षेत्र के संदर्भ में संथाल जिला अधिनियम लाया जाता है। कब की बात है? 1856 की बात है। एक अधिनियम बनाया गया संथालों के संदर्भ में, उनके हितों को साधने के लिए 1856 में अधिनियम लाया गया। तो यह जो लिखा हुआ है, संथालों के आवासीय क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में, परगनाओं के नाम से जाने वाली, ये गलत लिखा हुआ है भाई। क्या होगा? संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगनाओं के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया। कि संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य एकमात्र, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, पहला सही लिखा हुआ है। चौथे पे आते हैं, संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। तो भाई 19वीं सदी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह कैसे हो जाएगा? 19वीं सदी के मध्य का मतलब 1850। तो भाई आपको बताया 1857 के बाद नील विद्रोह भी देखने को मिलता है और 1855 में जो संथाल विद्रोह हो रहा है उसके आगे पीछे भी तमाम सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से यह गलत लिखा हुआ है। निश्चित रूप से यह गलत लिखा हुआ है। क्या इसमें सही हो जाएगा? कूट का इसमें प्रयोग होना था। हाँ, लिखा हुआ है। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें भाई जो पहला और ये जो दूसरा है और जो तीसरा है वो निश्चित रूप से दूसरा और चौथा गलत है। दूसरा और चौथा गलत है, अर्थात पहला और तीसरा इसमें बिल्कुल सही होगा। क्यों? पहला और तीसरा बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है 1859 के नील विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? यह पूना और अहमदनगर में शुरू हुआ। यह साहूकारों के विरुद्ध संचालित था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। कौन सा एक सही लिखा हुआ है? ये जो 1859 का नील विद्रोह है ना, इसके संदर्भ में कुछ बातें। पहले तो ये याद कर लें कि ये जो नील विद्रोह है ना, वो पूरे के पूरे ये बंगाल का एरिया है और पूरे बंगाल में नहीं बल्कि विशेष रूप से बंगाल में जो नदिया जिला था ना, वहां पर देखने को मिलता है एक तथ्य। नदिया जिला को याद करेंगे, एक तथ्य। दूसरी बात, यह जो 1859 का नील विद्रोह हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। आपको याद होगा 1859 नील विद्रोह के बाद 1860 में
एक किताब लिखी गई नील दर्पण, किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। और यह उच्च वर्ण के थे और पढ़े लिखे विद्वान थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। 1860 में नील दर्पण दीनबंधु मित्र की एक किताब निकल करके आती है। और इस विद्रोह का समर्थन कौन लोग कर रहे हैं? तो समर्थन जो बुद्धिजीवी लोग हैं निश्चित रूप से वो कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों के द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है। एक चीज ये तो हो गई किताब, ये तो हो गई किताब। अगर एक प्रश्न यह पूछ लिया गया नील विद्रोह के संदर्भ में, अगर एक प्रश्न यह पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र नील विद्रोह का समर्थन कर रहा था, तो आपको याद होगा हिंदू पैट्रियट। एक हिंदू पैट्रियट, क्यों भाई? हिंदू पैट्रियट नाम सुना हुआ है। हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी कौन थे इसके? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे हिंदू पैट्रियट के। तो नील विद्रोह से संबंधित तो दो बातें देखने को मिले, एक किताब नील दर्पण दीनबंधु मित्र की, जबकि एक समाचार पत्र जो कि समर्थन कर रहा था विद्रोह का, हिंदू पैट्रियट, किससे संबंधित है? हरिश्चंद्र मुखर्जी से संबंधित है। याद रहेगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे बढ़ जाए, कौन सा उत्तर होगा? सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। छठे की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित था? गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित कौन था? गुडेन रंपा मतलब रंपा विद्रोह, पूरा नाम गुडेन रंपा। पहाड़ी है, गुडेन रंपा पहाड़ी, आंध्र प्रदेश। देखिए, ये सी विकल्प दिया है ना, अल्लूरी सीताराम राजू, यही रंपा विद्रोह से संबंधित थे। रंपा विद्रोह का कारण क्या था? रंपा ये पहाड़ी है, गुडेम रंपा पहाड़ी है, आंध्र प्रदेश। ये जो कारण है वो कारण में कौन से लोग शामिल हैं? तो भाई दो शोषण करने वाला दो वर्ग है, शोषण करने वाला दो वर्ग है, एक अंग्रेज और दूसरे भारतीय। भारतीय कौन? या तो जमींदार या तो महाजन साहूकार, महाजन साहूकार। ये जो विद्रोह हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो वन नीति लाई गई थी, वन कानून लाया गया था, उसमें इनको समस्या थी, जबकि इनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है वो समस्या थी। अर्थात गुडेन रंपा विद्रोह में दोनों पक्षों की प्रमुख भूमिका, अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय की भी भूमिका रही, और अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा गुडेन रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक प्रश्न यह पूछ लिया, अगर एक प्रश्न यह पूछ लिया भाई ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, अगर यह पूछ लिया रंपा विद्रोह का संबंध, रंपा विद्रोह का संबंध, अगर प्रश्न यह पूछ लिया मेरे भाई रंपा विद्रोह का संबंध कृष्णा नदी से है, गोदावरी नदी से है, तुंगभद्रा नदी से है, या फिर कावेरी नदी से है, अब उत्तर क्या होगा आपका? अब आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है, गोदावरी होगा। कौन सा होगा? गोदावरी होगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? मतलब यहां भी एक पार्टी बन गई है और अध्यक्ष निर्वाचित हो रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, देखें अखिल भारतीय किसान सभा को थोड़ा सा तोड़ करके बात को समझते हैं। ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हो रहा है, ये गठन कब हो रहा है?
1936 में हो रहा है ना भाई, गठन 1936 में हो रहा है। गठन जो 1936 में हो रहा है, कहां पर हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। 1936 में कांग्रेस का भी लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, मैं समाजवादी हूं, राजा राजाओं में मेरा विश्वास नहीं है, नेहरू जी का इस अधिवेशन 1936 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में वक्तव्य भी रहा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हो रहा है और इनके जो अध्यक्ष हुए वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हुए। क्यों भाई? 1936 की बात कर रहे हैं। और इसके जो महासचिव निर्वाचित हुए वो NG रंगा निर्वाचित हुए। आपको याद होगा नाम। क्यों भाई? सहजानंद सरस्वती और NG रंगा नहीं। अब ये जो 1936 लखनऊ में अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और NG रंगा महासचिव बन रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा। ये अखिल भारतीय किसान सभा बनी तो बनी कैसे? कौन कौन से घटक इसमें सम्मिलित हुए? घटक या अन्य किसान सभाएं मिली जो कि मिल करके अखिल भारतीय किसान सभा का रूप बना। तो इसमें याद करेंगे 3 किसान संगठन निश्चित रूप से याद रखना है। बिहार किसान सभा, वही श्रद्धानंद वाला, बिहार किसान सभा प्लस आंध्र किसान सभा प्लस किसान संघ। ये 3 किसान संघ, ये 3 घटक मिल करके पहला बिहार किसान सभा, दूसरा आंध्र प्रांतीय किसान सभा और तीसरा किसान संघ, ये तीनों मिल करके क्या बनते हैं? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बने। और 1936 में अखिल भारतीय किसान बने, ये तीनों मिलकर के लखनऊ में बने। पहले अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और इसके महासचिव NG रंगा हो गए। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस के ही पैरेलल इसका भी अधिवेशन सम्मेलन हो रहा था। 1936 के बाद 37 में दूसरा, 38 में तीसरा, ऐसे करते करते 1944 में ये 8वां हो रहा है। कौन सा हो रहा है? 8वां हो रहा है। कहां पर हो रहा है? विजयवाड़ा में हो रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा का 8वां सम्मेलन कहां पर हो रहा है? 1944 में विजयवाड़ा में हो रहा है। और इसके जो अध्यक्ष रहे, यही पूछा है ना, निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? इसके भी सहजानंद सरस्वती ही थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती ही थे। तमाम सारी नई बातों की जानकारी हुई होगी। सहजानंद सरस्वती। ठीक है भाई, अब आपके दिमाग में निश्चित रूप से यह भी आ जाना चाहिए कि प्रश्न ये वाला भी बन सकता है, अखिल भारतीय किसान सभा हम लोग 1936 करके छोड़ देते हैं, इसका मतलब अभी चूंकि किसानों के आंदोलन हुए हैं, निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि अलग अलग किसान संगठन हैं देश में, और अभी एक बहुत बड़े संगठन में फूट भी पड़ी। तो आपको यह भी बताना जरूरी था कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हो रहा है किनके किनके मिलने से हो रहा है। और एक प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण इस बार संभावित होगा, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा की कब कब कहां कहां बैठक हो रही है। अगर कांग्रेस की जगह, कांग्रेस के सम्मेलन की जगह अगर यही प्रश्न पूछ लिया गया, तब आपका क्या होगा? कौन सा टीचर आपको बताएगा, कौन सा टीचर पढ़ाएगा? तो कम से कम आपके दिमाग में जरूर रहे कि इस तरह से भी हमें इस बार तैयारी करके जानी है। क्लियर है? लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है, पढ़ाएंगे क्या वैसे लोग। इस प्रकार के भी प्रश्न संभावित होंगे, याद रखना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आगे बढ़ जाए भाई, बहुत एनर्जी खर्च होती है भाई पढ़ाने में, थोड़ा सा थंब अप करिए सारे लोग, एक बार जोश बढ़े। 8वां प्रश्न करते हैं। अवध में
कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने लिया था? एका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, आसान सा प्रश्न है। मदारी पासी, ठीक है, बिल्कुल। अवध में एका आंदोलन, मुख्य रूप से 3 जिले इस एका आंदोलन से प्रभावित थे। 3 जिले इस एका आंदोलन से संबंधित मुख्यतः 3 जिले प्रभावित थे। पहला हरदोई, दूसरा सीतापुर, तीसरा नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। 3 जिले प्रभावित थे मुख्य रूप से, ठीक है, याद रखिएगा। बहराइच, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 3 जिले इस से प्रभावित थे, हरदोई, सीतापुर और बहराइच। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। कौन सा? किसानों का एक आंदोलन, फलागुरी धावा, कभी सुना ही नहीं होगा, बिरसाइत उलगुलान, पाबना विद्रोह, मराठा किसान विद्रोह। कॉमन सेंस लगाइए, नहीं पता हो ऐसे तमाम सारे प्रश्न मिलेंगे, कॉमन सेंस लगाइए। ये जो ब्रिटिश अफीम नीति है ना, ये याद करेंगे, फुलागुरी धावा, धावा मतलब संघर्ष, अटैक, फुलागुरी धावा। ये असम में एक जिला पड़ता है नौगांव, वहां पर ब्रिटिश अंग्रेजों की अफीम नीति के विरोध में फुलागुरी धावा 1861 में एक विद्रोह हुआ था। अंग्रेजों की अफीम नीति के विरोध में असम के नवगांव में फुलागुरी धावा 1861 में एक विद्रोह हुआ था। आपको शायद अच्छा एक दूसरा वो प्रश्न बनेगा असम को लेकर के, अभी आएगा प्रश्न। ये बिरसा मुंडा वाला उलगुलान 1899-1900, पाबना विद्रोह 1873 से 76, मराठा किसान विद्रोह 1875। ये अलग से तथ्य निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा, ठीक है। इन वर्षों में यह विद्रोह हो रहे हैं, अलग से एक तथ्य याद रखिएगा। अगले प्रश्न बात करेंगे, 10वां प्रश्न। बताने के लिए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय अभाव बहुत मायने रखता है। कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं? सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं। सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं। बताएं। बताएं, 10वें का सी। चले, क्या लिखा है? सी 1 2 3। ये विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करते हैं। मतलब कोई एक ही वर्ष विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि एक श्रृंखला के रूप में यह विद्रोह देखने को मिलता है। कहां पर? तो भाई बंगाल में यह विद्रोह देखने को मिलता है एक श्रृंखला के रूप में। इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है।
1773 में इस विद्रोह के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया था। बात यह भी बिल्कुल सही लिखी हुई है, नहीं पता होगा कहीं नोट कर लीजिएगा। यह असहयोग आंदोलन के समकालीन है, यह निश्चित रूप से यह गलत लिखा हुआ है। विकल्प सी जो है निश्चित रूप से सही लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बातें बताते हैं इसके संदर्भ में। ठीक है, अब बताते हैं। देखें, ये जो सन्यासी विद्रोह है, ये जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, किसी को जानकारी है क्या कि इसके नेताओं में कौन से लोग शामिल थे? सन्यासी विद्रोह तो हमने खूब पढ़ा हुआ है। सन्यासी विद्रोह के नेता कौन थे, कोई बताएगा क्या? याद करेंगे एक नाम, देवी चौधरानी, नाम सुना है? देवी चौधरानी एक नेता, कहीं नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में नहीं पूछा गया है। दूसरा एक नाम याद करिएगा, भवानी पाठक। कौन? भवानी पाठक सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए नेता हैं। फकीरों की बात करते हैं, सन्यासी विद्रोह, ये जो फकीर विद्रोह है, फकीर विद्रोह 1763 से इसकी शुरुआत हो रही है और लगभग 1800 तक यह विद्रोह चल रहा है। 1763 से लेकर के, हालांकि कुछ किताबों में हालांकि अंतर भी है, लेकिन मोटे तौर पे 1763 से 1800। फकीर विद्रोह की बात करते हैं तो फकीर विद्रोह के जो नेता रहे उसमें मुख्य नाम आता है मजमून शाह का। कौन? मजमून शाह। हालांकि बाद में एक और नेता इससे जुड़ते हैं, नाम है उनका मूसा शाह। यह फकीर विद्रोह से संबंधित दो प्रमुख नेता हैं। आगे बढ़ जाए, अगले प्रश्न बात करेंगे। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार करें। मोपला, बारदोली, चंपारण और नमक सत्याग्रह बताएंगे। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब भाई? 1921 ना, 21-22। चंपारण विद्रोह कब हो रहा है? 17 या 18? चंपारण सत्याग्रह। बारदोली कब हो रहा है? बारदोली 1928। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, नमक सत्याग्रह ये दांडी मार्च, ठीक है, और 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून का उल्लंघन, और नमक कानून का उल्लंघन हाथ में मुट्ठी में नमक लेना, सांकेतिक रूप में कानून का उल्लंघन करना, और यहीं से क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो जाएगा। तो कभी यह अगर पेपर में प्रश्न पूछ लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन से शुरू हुआ था, तो 12 मार्च नहीं लिखेंगे। यह नमक सत्याग्रह हो रहा है 6 अप्रैल तक। इस दिन नमक कानून का उल्लंघन किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, क्या उत्तर हो जाएगा भाई? 3, 1, 2, 4। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चले 12वें की बात करेंगे। 4 फरवरी 1928 बारदोली सत्याग्रह का डेट आ गया। फरवरी 1928, फरवरी 1928 डेट कहीं लिख लेंगे, याद रहना चाहिए। फरवरी 1928 का आरंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, कल्याण जी मेहता। आरंभ किसके द्वारा किया गया था? चले, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे 13वां, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद
औपनिवेशिक शासन द्वारा मतलब अंग्रेजों द्वारा कौन से उपाय किए गए शांत हो जाने के बाद? 1856 की बात हो रही, शांत हो जाने के बाद संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। सही लिखा हुआ है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। निश्चित रूप से यह बात भी सही लिखी हुई है। क्या विकल्प हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बिल्कुल आसान है नहीं? चले अगले प्रश्न बात करेंगे। प्रश्न है, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ध्यान से पढ़ेगा, बताया है आपको तेभागा के बारे में। तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दास्ताकान कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। क्या होगा? पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? मतलब सीधे सीधे जनजातीय विद्रोह जो तमाम सारे हो रहे हैं उनके कारण क्या रहे, यही पूछ रहा है। कारण क्या रहे? ये बहुत लिखा हुआ है 19वीं सदी के मतलब 1800 समथिंग वाले जो भी जनजातीय विद्रोह हो रहे हैं, कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? मतलब कोई एक ऐसा तत्व जिसकी वजह से तमाम जो भी विद्रोह हो रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में हर जगह कॉमन है, हर जगह हर विद्रोह में कॉमन है कोई एक कारण। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ये सारी की सारी बातें जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण मतलब डिस्ट्रप्शन। सारी बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, लेकिन यह प्रश्न पूछ रहा है कि कोई एक है इन चारों में से, है तो चारों ही कारण हैं जनजातीय अलग अलग क्षेत्रों में जो विद्रोह हो रहे हैं हर जगह कुछ कहीं ये कारण है, कहीं ये कारण है, कहीं ये कारण है, लेकिन कोई एक है इसमें से जो हर प्रत्येक जनजातीय विद्रोह में कॉमन है। वो कौन सा कॉमन है? ये कॉमन है जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण बिखराव कर देना, डिस्ट्रप्शन कर देना, विदारण कर देना। ठीक है, चले एक और प्रश्न करते हैं। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा था? आप याद रख लीजिएगा 1860 में लिखा हुआ था, यह वर्ष भी याद रख लीजिएगा 1860 में लिखा हुआ था। भारत के अव औद्योगिकरण, भारतीय मजदूरों की दशा, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नील उत्पादक किसानों का उत्पीड़न। निश्चित रूप से आसान तथ्य है डी विकल्प। ठीक है, एक आध दो और प्रश्न करते हैं। भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी। अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जानकारी है?
देखिए, भारत में जो नील की खेती हो रही है मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, पहला बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, भारत अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई। तो भाई, भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी, एक तथ्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन, ये गलत लिखा हुआ है। हुआ ये कि 18वीं सदी 1850 के बाद की स्थिति है। 18वीं सदी का उत्तरार्ध जो हो रहा था, तो जर्मनी में, कहां पर? जर्मनी में ये जो कृत्रिम रंग होता है ना, फैक्ट्री में बना हुआ, फैक्ट्री मेड, क्या कहते हैं इसको? संश्लिष्ट रंग निर्माण शुरू हो गया बहुतायत मात्रा में। इसकी वजह से अब बहुत आसान हो जाता था जर्मनी से ब्रिटेन जाना, आसान हो जाता था, यूरोप में की बातें यूरोप में ही। इस वजह से अब भारत में नील की खेती को उतना मायने नहीं रह गया, उतना महत्व नहीं दिया गया। ये जो दूसरा लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, अमेरिका नहीं बल्कि जर्मनी होना चाहिए था। कौन सा असत्य है? ये 2 वाला असत्य है, ठीक है, 2 वाला असत्य है। एक और कर लेते हैं, चले। अभी प्रश्न इसमें बहुत सारे हैं। किस राज्य में सिंगपो लिखा हुआ है, सिंगपो या सिंहपो विद्रोह हुआ था? आसान सा तथ्य है, सिंहपो विद्रोह हुआ था। कहां पे? असम में हुआ था। कहां पर? असम में सिंहपो विद्रोह हुआ था, असम में भाई, असम में। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।